अच्छा, होम के अंदर आप लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर सबसे पहले बुनियादी तरीका है कि हम कोई भी एक पैराग्राफ कैसे मेंशन करते हैं। इक्वल लिखते हैं RAND, दोनों साइड के ब्रैकेट इंटर, तो आपके पास ये पैराग्राफ आ जाता है, पहला तरीका। दूसरा ये है कि यहाँ फॉन्ट, पैराग्राफ और क्लिपबोर्ड, तीन ऑप्शन आप लोगों ने पढ़े। अब हम आते हैं स्टाइल्स के ऊपर। स्टाइल में आपके पास यहाँ पर इस एरो का बटन है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं जी। ऑन नहीं, इस तरह ऑन कर देना या इस वाले बटन से। स्टाइल में आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शंस नज़र आते हैं। ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? मिसाल के तौर पर मैं इस पैराग्राफ में एक को हेडिंग बनाता हूँ और इसको मैं सेंटर में लिख देता हूँ। और दूसरी चीज़ें जो हैं, जिस तरह हम बना देते हैं इसको लेफ़्ट अलाइन और सब हेडिंग और डॉक्यूमेंट। ठीक है, ओके। यहाँ पर जो है ये जो पहली वाली हेडिंग है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। मैंने क्या किया है, इस पैराग्राफ को, ये जो एक पैराग्राफ था यहाँ पर मैंने वीडियो प्रोवाइड्स को अलग कर दिया और पावरफुल वे टू हेल्प, ये हेडिंग इसको मैंने अलग कर दिया और नीचे बाकी काम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैंने तीन हेडिंग बना दी। अब मैं पहले वाली चीज़ को यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और मैं इस ऑप्शन में जा रहा हूँ। इन ऑप्शन में सबसे पहले आपको यहाँ नज़र आ रहा है टाइटल लिखा हुआ है। स्टाइल्स में ये मुख्तलिफ नाम लिखे हुए हैं, इनमें कॉर्नर वाले में लिखा हुआ है टाइटल। और टाइटल का जो लफ्ज़ ऊपर लिखा हुआ है ना, कैपिटल A, स्मॉल और B, ये थोड़ा सा बड़े साइज़ में, मतलब ये टाइटल का नाम है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब ये जो वीडियो प्रोवाइड्स जो नाम है ना, ये मेरे लिए क्या बन गया, टाइटल बन गया। जिस तरह CV हम बनाते हैं तो CV में टाइटल क्या होता है, आपका नाम होता है। आपका नाम फ्रंट पे बड़ा लिखा होता है तो वही आपके लिए क्या हो जाता है, टाइटल। दूसरा, वीडियो प्रोवाइड्स के नीचे वाला ये जो लफ्ज़ है, मैं इसको ऑप्शन में जाता हूँ और मैं इसे कहता हूँ, ये मेरे लिए हो जाएगा सब टाइटल। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, नहीं यहाँ से नहीं, सब टाइटल के ऑप्शन में जाता हूँ। बस अभी फिलवक्त इतना दिया, ये टाइटल, ये सब टाइटल। इसके बाद जो ये पैराग्राफ है, मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास, यहाँ से मैं नीचे कर देता हूँ और ये मेरे पास तीसरी लाइन में हो गया हेडिंग नंबर 1। हेडिंग नंबर 1 ये हो गए। और उसके बाद इस काम पे मैं यहाँ इसको बना देता हूँ हेडिंग नंबर 2, इसे बना देता हूँ हेडिंग नंबर 3। इस काम को सेलेक्ट करते हैं और इसको बना देते हैं हेडिंग नंबर 3। अब ये मैंने क्या काम किया है, यहाँ पर आप जिस तरह कोई भी एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं या आप कोई नोट्स तैयार कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक बड़ी हेडिंग होती है, फिर छोटी हेडिंग होती है, फिर उसके अंडर मज़ीद हेडिंग्स लिखी होती हैं। जैसे यहाँ पर आपने सबसे बड़ी हेडिंग आपको नज़र आ रहा होगा, लिखा वीडियो प्रोवाइड्स, इसका साइज़ बाकी काम से बड़ा है। तो इसको मैंने क्या नाम दिया अपने लिए, मैं जब इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए जो बन गया है वो बना है यहाँ पर टाइटल। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये टाइटल के ऊपर मार्क आ रहा है, इसका मतलब मैंने इसको एज अ टाइटल अपने लिए बना लिया। दूसरा, इस काम को मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं ऑप्शन में जाता हूँ तो मुझे ये बता रहा है ये मेरे लिए सब टाइटल है। टाइटल के नीचे की जो चीज़ होती है वो क्या कहलाता है, सब टाइटल। ये इस काम को मैं जब सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं ऑप्शन में जाता हूँ तो ये मुझे बता रहा है ये मेरे पास है हेडिंग नंबर 1। अब ऊपर जो आपको ABCD नज़र आ रहा है उसको मत देखें, बस कलर कुछ भी हो, ये मेरे पास क्या है, हेडिंग नंबर 1। दूसरे पे चले जाता हूँ, सेलेक्ट किया और यहाँ जा रहा हूँ तो ये बता रहा है हेडिंग नंबर 2 है। ये आप क्यों दे रहे हैं, ऐसा नाम देने की क्या वजह है? मैंने अब डॉक्यूमेंट के अंदर अपने लिए टाइटल सेलेक्ट कर लिए, सब टाइटल सेलेक्ट कर लिए, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। अब क्या होगा कि अब मैं डॉक्यूमेंट लिखता जा रहा हूँ नीचे, तो अब कहीं पर भी मुझे हेडिंग देनी होगी ना दोबारा,
मिसाल के तौर पर इसको यूं समझते हैं, जैसे इसको नाम मैंने दिया हेडिंग नंबर 1, हेडिंग नंबर 2, हेडिंग नंबर 3, सही। अब हेडिंग नंबर 4 आता है ना, और मैं चाहता हूं कि हेडिंग नंबर 4 में ये वाला काम मैं यहां पर लिखता हूं, कॉपी, और यहां मैंने कर दिया पेस्ट। अब यहां पर यहां से यहां तक का जो लफ्ज है ये मेरे पास हेडिंग नंबर 4 है, इसका मतलब हेडिंग है मेरे पास। तो मैं यहाँ इस ऑप्शन में जाने के बाद इसको हेडिंग नंबर 4 का नाम दे सकता हूँ। अच्छा, 4 के अलावा मैं इसको दोबारा 3 का ही दे देता हूँ, एक जैसा हो जाए। ये सारे काम आप क्यों कर रहे हैं कि जब आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो डॉक्यूमेंट में अगर आपको यही हेडिंग दोबारा चाहिए तो आप यहाँ पर मिसाल के तौर पर आपको ये हेडिंग यहाँ पर चाहिए, मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। आजा आजा बैठ। अब यहाँ पर ये जो रीडिंग इज इजियर टू इन द न्यू है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूं और यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर पे जाऊं और जैसे ही मैं इसके ऊपर पेस्ट करूंगा तो ये इसी तरह की हेडिंग बन जाएगी। तो ये खुद क्या बन जाएगा, हेडिंग नंबर 3। इसका मतलब आप अपने काम, अपना डॉक्यूमेंट बनाने से पहले सबसे पहले एक टाइटल को डिसाइड करते हो कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट में, जैसे आप कोई फिजिक्स का नोट्स बना रहे हैं तो फिजिक्स के नोट्स में फिजिक्स खुद एक टाइटल है। क्लास फिजिक्स क्लास 9 या मैट्रिक या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो आप लिखते हो वो खुद एक टाइटल है, तो उसका साइज बाकी लिखे हुए काम से बड़ा होना चाहिए या अलग होना चाहिए, वो आप यहाँ मेंशन कर देते हैं। या हम सीवी की बात कर लेते हैं, आपका जो नाम आता है, जैसे अगर मैं यहाँ पर इसके ऑप्शन में जाऊँ, ये रहा सीवी, यहाँ आ जाते हैं, मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ, इससे बात थोड़ी और बेहतर समझ में आएगी। ये जो है ना यहाँ पर जो नाम है सीवी का, मैं इसको हटाकर यहाँ लिख देता हूँ काशिफ। ये काशिफ जो नाम है इस सीवी के अंदर ये है टाइटल। टाइटल का मतलब मेन पॉइंट। तो आपका टाइटल का साइज, उसका कलर, उसका शेप बाकियों से थोड़ा सा अलग होता है। तो आप इस काम को सेलेक्ट करके यहाँ से आप जाते हैं होम में और यहाँ जाने के बाद इसको नाम क्या दे देते हैं, टाइटल का, कि ये आपके पास टाइटल क्या हो गया, फिक्स हो गया। फिर उसके बाद जो ये करिकुलम विटाए लिखा हुआ है आप इसको नाम दे दें सब टाइटल का। यहाँ पर बाकी ऑप्शन ये रहा सब टाइटल। उसके बाद स्किल्स एंड एबिलिटीज मौजूद हैं, इसको आप नाम दे देंगे यहाँ पर हेडिंग नंबर 1। कम्युनिकेशन मौजूद है, इसको आप दोबारा कहते हैं हेडिंग नंबर 1। आपके पास लीडरशिप का एक हेडिंग मौजूद है, इसको आप हेडिंग नंबर 1 का नाम दे देते हैं। और उसके अलावा क्या मौजूद है, एजुकेशन, एजुकेशन को आप नाम दे देते हैं हेडिंग 1। ये आप क्या काम कर रहे हैं, ये आप अपने डॉक्यूमेंट को स्टैंडर्ड बना रहे हैं। स्टैंडर्ड से मुराद कि जब भी टाइटल होगा तो इसी साइज का होगा, इसी कलर का होगा, इसी डिज़ाइन का होगा। आप कहीं भी टाइटल लें तो वो इसी डिज़ाइन में आएगा। आप जब भी सब टाइटल की बात, सब टाइटल करोगे तो वो इस साइज में होगा, इस कलर में होगा। लेकिन आप जब हेडिंग 1 की बात करेंगे, देखें इसमें और एक्सपीरियंस का भी मैंने क्लिक नहीं किया, ये तमाम एक जैसे साइज के होंगे, एक जैसे कलर के होंगे और एक जैसे स्टाइल के होंगे। जब आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो आप पहले एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि भाई मेरा टाइटल का स्टाइल क्या होगा, कलर क्या होगा, मेरा सब टाइटल का साइज, कलर और साइज शेप क्या होगी, और हेडिंग 1 उनकी क्या शेप और साइज होगा। जब आप अगली हेडिंग लगाते हैं ना एक्सपीरियंस के बाद, मैं मिसाल के तौर पर लिख देता हूँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखता हूँ, तो उसका भी साइज इतना ही होगा, उसका कलर भी इतना ही होगा, उसका शेप भी ऐसे ही होगा। ठीक है, ये मकसद होता है यहाँ पर स्टाइल्स का ऑप्शन इस्तेमाल करने का। आप ना भी करें कोई इशू नहीं, बट एक स्टैंडर्ड को फॉलो करना ज़रूरी होता है ताकि पता चले कि स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट आपने तैयार किए। जब आप स्टाइल के मुताबिक काम करते हैं तो काम इजी हो जाता है। आप जब भी टाइटल बनाते हैं यहाँ पर इसको आप सेलेक्ट करें तो ये आप ऑप्शन में जाएंगे, ये डायरेक्ट आपको यहाँ क्लिक करके बताएगा कि आपने इस नाम को, काशिफ को, ऐसा अपने लिए टाइटल सपोज किया हुआ है। आप इसका कलर चेंज करना चाहें, आपको काशिफ में ये ऑरेंज कलर अच्छा नहीं लगता है तो यू में चेंज द कलर, तो कैसे आप कलर चेंज करेंगे, इस पर राइट क्लिक करते हैं और इसको कर देते हैं मॉडिफाई। मॉडिफाई का मतलब मैं अपने काम में मजीद तब्दीलियां कर रहा हूँ,
यहाँ से आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शंस नज़र आते हैं। आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर दें, यहाँ से इसका साइज़ चेंज कर दें, यहाँ से उसका स्टाइल चेंज कर दें, और यहाँ से इसका लेफ़्ट राइट दोनों तरफ इक्वल, जो तरतीब आपको चाहिए आप यहाँ से इसको ओके करते हैं, वहाँ पर उस कलर में आ जाता है। अगर आपको अपने इस काम में कोई मॉडिफिकेशन में मज़ीद कुछ चाहिए, आप कहते हैं कि भाई अंडरलाइन भी होना चाहिए, तो आप यहाँ ओके कर दें, तो काशिफ के नाम के साथ अंडरलाइन भी आ जाता है। पहले सबसे पहले आपको एज अ टाइटल हेडिंग 1 हेडिंग 2 ये बताना पड़ता है। बताने के बाद जाके आप किसी भी एक पर, जैसे अब यहाँ पर ये हेडिंग 1 है, ये हेडिंग 1 है, ये हेडिंग 1 है, तो आप जाते हैं हेडिंग 1 पर, इस पर मैं गया हेडिंग 1, इसको एज अ 2 इसने कंसिडर कर लिया। इसको राइट क्लिक करके मॉडिफाई करें, यहाँ से आप इसका कलर, यहाँ से अंडरलाइन, यहाँ से बोल्ड, यहाँ से साइज और यहाँ से स्टाइल, इन तमाम चीज़ों को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। कभी कभार ज़रूरत नहीं भी पड़ती, आप इतना डिफ़िकल्ट इन्वायरमेंट में ना भी जाएं, आप सिंपल जो काम आपको यहाँ नज़र आ रहा है इसको यहीं सेलेक्ट आप करें, इन वाले ऑप्शन से इसका कलर चेंज करें, इनका अंडरलाइन चेंज करें, वो भी आप कर सकते हैं। इतना बारीकी नहीं देखी जाती, बट आपको स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपका काशिफ का यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको चेंज करना, आप यहाँ से चेंज कर लें, आपको इसका साइज़ चेंज करना आप यहाँ से कर लें, फॉन्ट वाले ऑप्शन से आप चेंज कर लें। नहीं तो एक बड़ा डॉक्यूमेंट बनाना है, आपको नोट्स तैयार करने हैं, तो वहाँ पर फिर इस स्टाइल का ख्याल करना पड़ता है कि जितनी भी हेडिंग्स हैं उन सब का साइज़ ऐसा होना चाहिए, जितने भी टाइटल हैं उनका साइज़ ऐसा होना चाहिए, जितना भी सब टाइटल है उनका साइज़ ऐसा होना चाहिए। ये की पॉइंट फ़र्क समझ में आ गया आप सबको? अब इनमें जितने भी ये वाली जो स्किल्स, एबिलिटीज़, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, इन सब का साइज़ एक जैसा है। और ये जो उनके नीचे लिखा हुआ है, ये जो ग्लेनवुड यूनिवर्सिटी जहाँ से तालीम हासिल की है, ये कहलाता है आपका हेडिंग नंबर 2। अगर आपने इन सब को हेडिंग नंबर 1 का नाम दिए तो ये हो जाएगा हेडिंग नंबर 2, मतलब उसका सब हेडिंग। और काशिफ के नाम के साथ ये जो करिकुलम विटा है, इसको मैंने क्या नाम दिया है, ये मेरे लिए क्या मौजूद है, सब टाइटल। जिस तरह आपने ये लिख दिया, आप कवर लेटर बनाते हैं, कवर लेटर में जो आपके घर का एड्रेस होता है वो सब टाइटल हो गया। और आप और क्या बनाते हैं, ये नोट्स ज़्यादातर जहन में आते हैं क्योंकि हम नोट्स का काम ज़्यादातर कर रहे होते हैं। पेपर अगर बनाना है, पेपर में जिस सब्जेक्ट, स्कूल का नाम वो टाइटल हो गया, स्कूल के नाम के साथ अगर उसका जो पेपर है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, वो क्या हो जाएगा, सब टाइटल हो जाएगा। उसके अंदर जो आप एमसीक्यूज लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं, तो वो हेडिंग नंबर 1 हो जाएगा। जब क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, हेडिंग नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह, सॉरी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, क्वेश्चन तो अंदर की चीज़ हो गई ना। आप स्कूल का नाम लिखते हैं, वो टाइटल हो गया। स्कूल के नाम के नीचे अगर कोई एक मोनोग्राम, वो भी होता है ना टाइटल, वे टू सक्सेस, छोटा सा लिखा होता है कि कामयाबी की कुंजी, वो छोटा सा लिखा होता है स्कूल के नाम, वो सब टाइटल हो गया। उसके नीचे जो है सेक्शन ए वो हेडिंग नंबर 1, सेक्शन बी हेडिंग नंबर 2, सेक्शन सी हेडिंग नंबर 3। अगर आप इन तीनों सेक्शन को, ए और बी और सी को एक ही साइज देना चाहते हैं, एक ही कलर हो, तो आप इन तीनों को हेडिंग नंबर 1 का नाम दे देंगे। तो वहाँ पर आप जो भी मॉडिफिकेशन करोगे वो तीनों के लिए एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो इस तरतीब से जो है ना ये काम किया जाता है। अगर ये काम आपको यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा तो आप यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। उसका मतलब ये होगा कि जो भी तब्दीलियाँ आपने की होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, और इसका इस्तेमाल आप करें, बट इसका इस्तेमाल नॉर्मली कम किया जाता है अपने काम के अंदर। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग पैदा होती है, बट हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये एक सामने सीवी मौजूद है, आप सबको नॉलेज में है ना सीवी और रिज्यूम में क्या फ़र्क होता है। पहले तो ये बताएं व्हाट इज सीवी, सीवी होती क्या है आसान लफ्ज़ों में, क्या कहते हैं? नहीं, करिकुलम विटाए, ये देखो ये लिखा हुआ है नाम, करिकुलम विटाए, लेकिन ये होता है क्या है? ये तो मेरे ख्याल से कोई इंग्लिश वर्ड भी नहीं है, कोई फ्रेंच वर्ड है या इस तरह का है, विटाए। बट इसका मतलब क्या होता है? जब हम कहते हैं कि भाई ये मेरी सीवी है, तो हम क्या बता रहे हैं? कौन सी इंफॉर्मेशन? ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं। सिर्फ पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं, हमारी जो है प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन आप कह सकते हो। आपका खुद का बताना किसी और को कि आप खुद हो क्या। अब मैं अपने बारे में कुछ बताना, अगर मुंह से बता रहा हूँ तो ये इतना एप्लीकेबल नहीं है।
हर बंदा पेपर मांगता है। पेपर क्या है? डॉक्यूमेंट का है, जिसमें पता चले कि आप क्या, अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ, और जॉब कंपनी लालू खेत में, लड़काना में का है, तो आप वहाँ जाके उनको कॉल नहीं करेंगे कि जनाब, नेक्स्ट टाइम आप उनको कॉल नहीं करेंगे कि जनाब मैं जो है आपकी कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ, वो आपको नहीं जानते, आपकी कॉल ही नहीं उठाएंगे, उनको क्या पता कौन है। तो सबसे स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है? पेपर भेजना, ईमेल करना, अपनी सीवी भेजना कि जनाब मैं आपकी कंपनी में, आपके इदारे में जो है अप्लाई करना चाहता हूँ, मेरे अंदर ये स्किल्स हैं, ये तालीम है, आप इसको काइंडली एडजस्ट करें। अगर उसके लिए एप्लीकेबल होगा तो वो देखकर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करता है। तो स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है? सीवी होती है। आप किसी को भी कॉल करके अपनी मुलाजमत का या प्रोसीजर कभी भी नहीं करते, बहुत ऑकवर्ड होता है और ऐसा होता ही नहीं है, कोई आपको एंटरटेन नहीं करता। तो स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है? पेपर, डॉक्यूमेंट। अब सीवी और रिज्यूम में फ़र्क पता होना चाहिए, मैंने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया भी था आप लोगों से। कौन बताएगा सीवी और रिज्यूम में क्या फ़र्क होता है? जॉब्स के लिए यूज़ होता है, और सीवी कहाँ यूज़ होती है? तो वो काम भी तो जॉब ही हो गई, अब्रॉड काम भी तो जॉब। आउटसाइड, अच्छा इसमें ये फ़र्क नहीं है, आउटसाइड हो या इनसाइड हो या विद इन हो, कहीं पर भी हो। सीवी और रिज्यूम में बुनियादी फ़र्क ये होता है, सीवी के अंदर डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब आपके फारिग औकात में क्या काम करते हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं, आपके हॉबीज़ क्या हैं, आपको क्या चीज़ पसंद है, इस तरह की कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी लिखते हो। लेकिन रिज्यूम के अंदर सिर्फ आप अपनी एजुकेशनल, अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस शो करते हो बस। आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, ये नहीं शो करते। अच्छा, इसका अगले से भी कोई ताल्लुक नहीं कि आपको कुछ पसंद तो आपके लिए होगा, हमें तो नहीं इससे कोई गर्ज। आप सिर्फ अपनी तालीम, अपना प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन और एक्सपीरियंस जहाँ लिखते हो वो कहलाता है रिज्यूम। जहाँ आप अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी लिखते हैं वो कहलाता है सीवी। ठीक है, तो अभी आप ग्रोइंग स्टेज पर है, तो अभी आपके लिए सीवी होगी जहाँ आप अपनी हॉबीज़ भी लिख रहे होंगे, सब कुछ। लेकिन जितने आप प्रोफेशनल होते जाओगे, जितने सर्टिफिकेट इकट्ठे करते जाओगे, तो वो आपकी सीवी कन्वर्ट हो जाएगी रिज्यूम के अंदर। क्या आपको फिर इदारा ये कहेगा अपनी रिज्यूम शेयर करें, मतलब अपनी सिर्फ काम की बातें शेयर करें जो आप एकेडमिक अचीव कर चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये सीवी लिखा हुआ है वैसे ही, क्योंकि इसमें ये एक्चुअल में रिज्यूम है। देखें, इसने सिर्फ यहाँ पर स्किल्स बताई हैं। अच्छा, स्किल्स में साथ साथ में ये चीज़ें भी जिक्र कर लूँ, वैसे ये सर यासीन के पीरियड में आप लोग इंडिकेट कर लेंगे। सीवी के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है, आपने सर यासीन ने डेवलप करना स्टार्ट करा दी आप लोगों को? सीवी बनवाना स्टार्ट कर दी? नहीं की? चलें ठीक है, बस एक की पॉइंट बता देता हूँ, बाकी डिटेल तो वही बताएंगे। जितनी भी ये स्किल्स एंड एबिलिटीज़ लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन लिखा हुआ है यहाँ पर, और लीडरशिप लिखा हुआ है, इतनी बड़ी कहानियाँ नहीं लिखनी होती, कोई नहीं पढ़ता, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि भाई आप इतने बड़े लीडर हैं, ये सारी बातें बता दी। कम्युनिकेशन में नहीं, एक एक लाइन लिखना बहुत होता है, सामने वाला देख के अंदाज़ा कर लेता है इनको बुलाना है या नहीं बुलाना। 7 सेकंड के अंदर सीवी एक्सेप्ट होती है और रिजेक्ट होती है, सेकंड्स के अंदर। वो देखते हैं काम की चीज़ें उनको मतलब की नज़र आई, ठीक है, नहीं तो डस्टबिन। सिंपल सी लॉजिक होती है। उनको लाखों सीवियाँ आती हैं, ईमेल में लाखों पड़ी होती हैं, पेपर में लाखों आती है, हर बंदा गेट पे देके चला जाता है चौकीदार को कि भाई सीवी रख लें, कोई काम हो तो बता देना। तो उनके पास पूरा ढेर होता है, अक्सर तो देखते ही नहीं है। मैं आपको एक ग्राउंड रियलिटी बता देता हूँ कि अब कराची पाकिस्तान में ज़्यादातर क्या हो रहा होता है कि इंटरनली जॉब सर्कुलेट हो जाती है। इंटरनली का मतलब क्या होता है, क्योंकि 3-4 कंपनियों से वाबस्ता रहा हूँ मैं तकरीबन 6-7 साल तक, तो वहाँ पर जब भी मेरे मैनेजर को कोई जॉब चाहिए होती है तो वो मुझे डायरेक्ट कहते हैं कि भाई तुम्हारी नज़र में कोई बंदा है तो बुला लो। अब मेरी नज़र में बंदा कहीं भी होगा, मैं बुलाकर सीवी दे के और इंटरव्यू करा दूंगा। कहाँ गया एडवर्टाइजमेंट, कहाँ गया वो प्रोसेस, सारा वो सब माइनस हो गया। एडवर्टाइजमेंट वो देते ज़रूर हैं बट इंटरनली बंदा सर्कुलेट हो जाता है। तो ये अब ग्राउंड रियलिटी है जो आपके ज़्यादातर इदारों में चल रही होती हैं, क्योंकि वो इतना टफ कंडीशन नहीं पालते, क्योंकि वो एक बंदे को बुलाना, उसके लिए तमाम टीम को बिठाना, फिर उसको एक एक करके बुलाकर इंटरव्यू लेना, फिर उनकी बातें पूछना। उनको पता है कराची पाकिस्तान वाला इतना एलिजिबल नहीं होता, इतना स्किलफुल नहीं होता और अपने आप को डिफाइन नहीं कर सकता है कि वो क्या है।
तो वो बेसिक तरीका ही निकालते हैं। वो कहते हैं कि आपका कोई जान पहचान वाला है तो उसको बुला लो। उससे एक उनको फ़ायदा क्या होता है, सिक्योरिटी मिल जाती है कि कोई जान पहचान वाला ना ये गड़बड़ी नहीं करेगा, तो कोई मसला होगा तो हम इसको पकड़ेंगे। तो इस तरह कंपनी इंटरनली अपने काम को रोटेट कर रही है। अब एडवर्टाइजमेंट देती है, बस नाम नहीं याद होती है, इंटरव्यू लेती है, फिर उनको भगा देती है, फिर इंटरनल बंदा हायर करके ज़्यादातर हो रहा है 60%, 40% आप कह सकते हो कि एक प्रॉपर वे के थ्रू वो काम चलाते हो। उसकी एक लॉजिक है ना, सिंपल लॉजिक ये कि उनको सिक्योरिटी मिल रही है। जो जान पहचान वाला बंदा है वो सिक्योर कर रहा है कि भाई हाँ मैं मुतमईन करता हूँ कि ये बंदा कहीं नहीं जाता, 1 साल तक 2 साल तक ये आपको काम परफॉर्म करके देगा, अगर कुछ होता है तो मैं जिम्मेदार हूँ। तो बस कंपनी को जमानत मिल गई, बस डन है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसके अंदर हम जो है हम आते हैं अपने इस डॉक्यूमेंट में। यहाँ पर आप लोगों ने ये स्टाइल्स का एक बेसिक प्रोसीजर बहुत सिंपल से है। आप किसी भी काम को यहाँ सेलेक्ट करते हो, इसको यहाँ पर नाम दे देते हो टाइटल का, और नीचे वाला जो होता है ये हो जाएगा आपके पास सब टाइटल। ये सब टाइटल आ गया, इंडिकेट भी हो रहा है। उसके बाद ये वाली जो हेडिंग है इसको मैंने नाम दे दिया हेडिंग नंबर 1 का। किसी भी काम को मॉडिफाई करना है आप इसको राइट क्लिक करें, मॉडिफाई करें, यहाँ से इसका कलर, इसका बोल्डनेस, इसका साइज, इसका स्टाइल, और ये किस शेप में होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, आप कर सकते हैं। मजीद फॉर्मेट भी आते हैं, बॉर्डर देने हो, लैंग्वेज चेंज करनी हो, नंबरिंग करनी हो, ये थोड़ा सा एडवांस है, इनको हम आगे जाके सीखेंगे। बेसिक अभी आप अपनी तब्दीलियाँ यहाँ से करेंगे। यहाँ से करने के बाद इसको ओके कर दें आप, बस ये हो गया स्टाइल्स। स्टाइल के बाद हम ये देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ फाइंड। फाइंड का मतलब होता है तलाश करना। आप इतना बड़ा डॉक्यूमेंट आप तैयार कर रहे हो, उसमें अगर एक कोई लफ्ज़ कोई नाम ढूंढना है तो स्पेसिफिक ढूंढना मुश्किल होता है। आप फाइंड पे जाएं और यहाँ पर ये नाम लिख दें। जैसे मैं नाम लिखना चाह रहा हूँ, इनके अंदर कोई ऐसा लफ्ज़ जो मैं ढूंढना चाहूँ, मैं कहता हूँ डिज़ाइन मुझे बता दे कहाँ है, तो आप यहाँ पर लिखें DESIGN। तो ये इस पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी डिज़ाइन होगा उसको एक मार्क कर देगा कि आपके डॉक्यूमेंट में ये नाम यहाँ लिखा हुआ है। अगर आपको वो डॉक्यूमेंट में कोई गलती नज़र आती है, आप यहाँ से इसको कैंसिल कर दें। ये आपको अभी हम कहाँ मौजूद हैं, अभी हम होम में मौजूद हैं। सबसे पहला वाला आपको कॉर्नर में नज़र आ रहा है होम। होम के अंदर हम लोगों ने क्लिपबोर्ड पढ़ा है, फॉन्ट पढ़ा है, पैराग्राफ, स्टाइल, और अब हम आ गए एडिटिंग में। एडिटिंग में ये सबसे टॉप पे आपको नज़र आ रहा है फाइंड। फाइंड का मतलब तलाश करना। आप फाइंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक नाम है, इसको हटा दें। अब आप कोई भी नाम ढूंढ सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, टेक्स्ट है, या कोई नाम जो रिपीट हो रहा हो। रिपीट कौन सा नाम हो रहा है, चलें डिज़ाइन में लिख देता हूँ, DESIGN। डिज़ाइन मैंने लिखा तो ये 2 जगहों पर डिज़ाइन का नाम आ रहा है, तो ये इसने इंडिकेट कर दिया। तो आप अपने जो वर्ड्स हैं उनको ढूंढ सकते हैं। फाइंड का मतलब तलाश करना। लेकिन दूसरी बात ये हो सकती है कि अगर तलाश करने का फ़ायदा क्या है, तलाश तो तब करें जब कोई मिसाल के तौर पर कोई कहीं गलती आ गई, या तलाश भी कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक नाम तलाश करना तो आप फाइंड पे जाएंगे और तलाश हो गया। लेकिन उसके साथ दूसरा काम ये भी हो सकता है कि अगर आपने कहीं गलती की है और आप वो नाम तलाश कर लो और उसको तब्दील करना चाह रहे हो, तो फाइंड में तो आप सिर्फ फाइंड करते हैं, लेकिन अगर आपने उसको तब्दील भी करना है तो आप रिप्लेस के ऑप्शन में जाते हैं। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, ढूंढना। पहले ये ढूंढेगा और ढूंढने के बाद उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। मिसाल के तौर पर फाइंड व्हाट, ये पूछ रहा है कि आपने क्या ढूंढना है। मैं कहता हूँ कि डिज़ाइन को ढूंढे, तो कहता चलो मैं ढूंढ तो लूँगा लेकिन डिज़ाइन का करना है क्या, तो मैं कहता हूँ डिज़ाइन की जगह नाम लिख दे YOUTHTECH, यूटेक नाम लिख दे। और पहले तो नाम ढूंढे, ढूंढने के बाद आपको जो है ना यूटेक से उसको रिप्लेस कर दे। तो मैं यहाँ कर देता हूँ रिप्लेस। अब मुझसे ये पूछ रहा है ये मुझसे पूछ रहा है वी मेड 2 रिप्लेसमेंट। आपके पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर 2 जगहों पर डिजाइन लिखा हुआ है, 2 रिप्लेसमेंट, 2 हैं। डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू सर्चिंग फॉर द बिगिनिंग, क्या आप शुरू से इस पूरे काम में तब्दीली करना चाहते हैं, तो मैं इसे कह देता हूं यस। ऑल डन, यस, तमाम मुकम्मल हो गया। वी मेड 2 रिप्लेसमेंट, हमने आपके डॉक्यूमेंट में 2 जगहों पर रिप्लेसमेंट कर दिए, तो हम इसको कर देते हैं ओके। अब आप यहाँ ढूंढेंगे कि एक जगह ये रहा यूटेक और एक जगह ये रहा, इन दोनों जगहों पर डिजाइन लिखा हुआ था। इसने डिजाइन को पहले ढूंढा और ढूंढने के बाद नाम को किससे तब्दील कर दिया, यूटेक से। तो ये आप कहां पर करते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस में। आप दोबारा इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, कैंसिल कर देता हूं।
मैं गया फाइंड पर। फाइंड का सिंपल मतलब होता है नाम को तलाश करना। देखें यू टैग लिखा हुआ है तो इसने नाम को तलाश किया और सामने इंडिकेट कर दिया येलो कलर से। इसके अलावा अगर मैं तलाश करने के साथ उसको तब्दील करना चाह रहा हूँ तो आप जाएंगे रिप्लेस में। रिप्लेस पे क्लिक किया, पहले नाम ये पूछेगा कि तलाश क्या करना है, यू टैग को। अब किससे रिप्लेस करना है, मैं कहता हूँ कि इसको डिज़ाइन से रिप्लेस कर दे। दोबारा रिपीट कर दिया मैंने, नाम तलाश किसको करे, यू टैग को, रिप्लेस किससे करे, डिज़ाइन से। रिप्लेस ऑल, दो जगहों पर यस ओके। अब जहां पर यू टैग लिखा है उसकी जगह क्या लिख दिया, डिज़ाइन लिख दिया। ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को। आप रिप्लेस ऑल पे जाते हैं, ठीक है, और यहाँ इसको आप कर देंगे क्लोज। फिर ये आता है सेलेक्ट। सेलेक्ट का मतलब ये होता है कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, जितना भी आपने लिखा हुआ काम है, इसको सेलेक्ट करना। सेलेक्ट ऑल पे जाते हैं तो ये सबको सेलेक्ट कर लेगा। सेलेक्ट आप ऑब्जेक्ट पे जाते हैं, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई डायग्राम, अभी यहाँ डायग्राम नहीं है तो ये उसको सेलेक्ट करता है। सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। सिमिलर फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि चलें जरा इसको ट्राई करते हैं, क्या मतलब इससे समझ में आया। इसने कहा सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, इस इंग्लिश की मतलब क्या होगा, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, इस इंग्लिश का मतलब क्या हुआ, कौन बताएगा जी। गुड, बहुत अच्छे। जिनका कलर एक जैसा हो, जिनका साइज एक जैसा हो, जो एक जैसे हैं उनको सेलेक्ट करें। अब देखें डिफरेंट क्या हो रहा था, ये ब्लू कलर का है तो ये अलग है, बाकी सब ब्लैक में, और इनका साइज भी एक जैसा है तो इनको इसने सेलेक्ट कर लिया। तो इंग्लिश क्या बनी, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, उन चीज़ों को सेलेक्ट करें जिसमें सिमिलर फॉर्मेटिंग हो। सिमिलर का मतलब क्या होता है, एक जैसी, और फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कलर, शेप, साइज, ये उन सबको सेलेक्ट कर ले। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो देखते हैं किसको ये सेलेक्ट करता है, पहले को किए, अच्छा एक्चुअली इस एक को ही क्यों सेलेक्ट किया इसने, नीचे वालों को क्यों नहीं किया, वजह बताएं जी। साइज का फर्क है, ये कलर तो ब्लू है लेकिन इस पहले वाले का साइज आप देखें, इसका देखें, इसका देखें, इसका देखें, तीनों में थोड़ा सा फर्क है। अगर सेम साइज होते तो ये तीनों को सेलेक्ट कर लेता, यहां पर सेम साइज थे तो इसने इन सबको सेलेक्ट कर लिया। तो बड़ी बारीकी से भी ये इस चीज को चेक करते हैं। आपने ये तीन चीजें अभी यहाँ पर क्या सीखी, सबसे पहला नाम है फाइंड। फाइंड का मतलब क्या होता है, तलाश करना। आप यहाँ पर नाम लिखोगे वो तलाश कर लेगा। अभी देखो इसने पूरा लफ्ज खुद ब खुद लिख लिया तो सामने इसको ब्लू कलर से इंडिकेट कर दिया, इसको कैंसिल कर देते हैं। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, किसी नाम को पहले तलाश करना, उससे किसी और नाम में तब्दील करना। तीसरा क्या होता है, सेलेक्ट। सेलेक्ट ऑल आपके सारे काम को सेलेक्ट करेगा, लेकिन आप ये बताएं वो कौन सी शॉर्ट की है जिससे आप अपने काम को डायरेक्ट सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन में जाए बगैर। कीबोर्ड से कैसे आप कर सकते हो, बटनों से, कौन से बटन का ऑप्शन है जिससे आप इस पूरे काम को सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल ए। कंट्रोल का बटन कौन सा होता है, CTRL। कीबोर्ड में CTRL है और ए का बटन, CTRL का बटन और ए का बटन, कंट्रोल ए करेंगे तो आपका सारा काम क्या हो जाएगा, सेलेक्ट। अगर इस काम को हटाना हो तो कौन सा बटन प्रेस करते हैं, इस पूरे काम को हटाना हो सामने, एक्स, नहीं एक्स नहीं करते, कंट्रोल Z भी नहीं करते, कंट्रोल Z कर सकते हैं लेकिन हटाना हो मतलब कंट्रोल Z तो क्या कहलाता है, कंट्रोल Z का मतलब क्या है, अंडो करना, एक स्टेप पीछे जाना, लेकिन मैं काम हटाना चाह रहा हूं, डिलीट। गुड, और एक और बटन, एक और बटन भी तो है, कौन सा, बैक स्पेस। गुड हो गया। अब आपकी कीबोर्ड में दो बटन है, एक डिलीट का है, डिलीट करूंगा, डिलीट से भी खत्म हो गया। मैं कंट्रोल Z करता हूं, वापसी आ गया। और कौन सा तरीका हटाने का, बैक स्पेस। इन दोनों से आपका काम हट जाता है, ठीक है। डिलीट भी हो सकता है, बैक स्पेस भी हो सकता है। कंट्रोल Z में करता हूं, दोबारा काम सामने आ जाता है। एक्स से कट करता है, नहीं कट में और डिलीट में, बैक स्पेस में फर्क होता है। डिलीट और बैक स्पेस, डिलीट का मतलब पता है क्या होता है, परमानेंट हटाना। बैक स्पेस क्या करता है, एक स्टेप पीछे जाता है। और कंट्रोल एक्स क्या करता है, कट करने के बाद वो कॉपी भी कर लेता है। वो आपको याद होगा ये वाला ऑप्शन,
ज़रा इसको रिवाइज करा देता हूँ। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर, जैसे इस पूरे काम को मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, और ये जो कैंची है, इस कैंची का मतलब क्या होगा, कट करना। मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ से काम कट हो गया, गायब हो गया। लेकिन ये रही ना अभी कॉर्नर में नजर आई, कैंची नहीं देखी आपने, ये काम था। इन तीनों को सेलेक्ट किया, वो कॉर्नर में कैंची नजर आ रही है नहीं की, तो इसको क्लिक कर दो। क्लिक कर दिया, काम कहाँ गया, बीच में कुछ लिखा हुआ था, कहाँ गया वो? कैंची का काम क्या है, काटना, कट करना। तो यहां से उसने इसको कट कर दिया, लेकिन ये खानदानी कैंची है, ये सिर्फ कट करने के बाद दूसरी जगह पेस्ट भी करेगी। पेस्ट कैसे करेगी, जहां आपको लेके जाना है। अच्छा, ये अप डाउन कैसे हो रहा है, स्क्रीन ऊपर नीचे कैसे जा रही है, माउस में कहाँ है, स्क्रॉलिंग, ये स्क्रॉलिंग से नीचे अप डाउन हो, जैसे फेसबुक की स्क्रॉलिंग है ना, वैसे इसकी भी। तो यहाँ नीचे जाके क्लिक करते हैं हम। अच्छा, डबल क्लिक करना होता है, यहाँ आप करेंगे, ये पेस्ट लिखा हुआ है, यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके ऊपर ये बोर्ड बना हुआ है, इस बोर्ड के ऊपर क्लिक कर दें। आपने ऊपर काम जहाँ कट किया है, यहाँ नीचे आके क्या हो गया, पेस्ट हो गया। क्या वो, ये रहा ये रहा ये रहा वो, ये रहा कौन है, पेस्ट का। नीचे से भी हो सकता है, लेकिन नीचे वाला जो है ना ऑप्शन खोलता है। पेस्टिंग की भी मुख्तलिफ तरीक़ेकार है कि आप पिक्चर को पेस्ट करना चाहते हो, लिखे हुए काम को पेस्ट करना चाहते हो, कोई डायग्राम को पेस्ट करना चाहते हो, ये अलग अलग कैटेगरी होती हैं। तो आप नीचे जाओगे तो ऑप्शन खुलेंगे, लेकिन ऊपर डायरेक्ट अप्लाई होता है। मिसाल के तौर पर ये जो कलर है ब्लू, मैं अगर इस काम को सेलेक्ट करूँ, इस पर क्लिक करूँगा तो ब्लू कलर लग जाएगा, लेकिन जब साथ वाले एरो पे क्लिक करूँगा तो ये ऑप्शन खोलता है। हर चीज़ के साथ छोटा सा एक एरो होता है। जैसे आप ये देखें, मैं ब्लू पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये काम सारा ब्लू हो गया। डायरेक्ट नहीं करना होता, अगर आप डायरेक्ट ब्लू कलर ही चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप हमेशा ये ऑप्शन खोलेंगे और वहां से इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल Z करते हैं, ये हट जाएगा। अच्छा, यहाँ पर तो ये कट और पेस्ट हो गया। कट का मतलब वहां से कट गया काम और यहाँ पर आके चिपक गया। इसके लिए शॉर्टकट जो कीबोर्ड में है वो है कंट्रोल X, जो अभी आप बता रहे थे। कंट्रोल X ये काम करता है। जैसे मैं इस काम को कंट्रोल Z कर देता हूं, ये काम दोबारा आ गया। मैंने इस काम को यहां से यहां तक सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करना सबको आता है। जैसे आखिर से ऊपर ले गए, माउस का बटन छोड़ दिया, ऊपर से नीचे लेकर आए, माउस का बटन छोड़ दिया। सेलेक्ट करते वक्त नहीं छोड़ना होता, ऊपर से पूरा ला के ड्रैग करेंगे, ड्रैग का मतलब खींचेंगे, और फिर आपको ये सिलेक्शन हो गई। यहां पर आप कंट्रोल X का बटन दबा दें। अभी तो मैं यहाँ पर कैंची पे गया तो उसने इसको काटा, नहीं तो मैं बटनों से भी डायरेक्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर कंट्रोल X का बटन दबाऊं, ये देखें बीच से कट गया। ये कीबोर्ड की मदद से कर रहा हूँ। अब नीचे जहां पर आपने इसको पेस्ट करना है, डबल क्लिक कर दें और यहाँ पर कंट्रोल V कर दें। कंट्रोल V का मतलब होता है पेस्ट करना। ये काम आपने ऑप्शन से भी किया है, ये काम आप बटनों से भी कर रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो सारा काम ज़्यादातर बटनों से ही करना। हर एक शॉर्ट की का मतलब आपको पता होना चाहिए। P का मतलब क्या है, S का मतलब क्या है, T क्या होता है, V क्या होता है, सब। अभी तो आपको 4-5 ही पता है। ये हो गया यहाँ पर पेस्टिंग। यहाँ पर ये जो ब्रश था, इस ब्रश का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, क्या होता है ये ब्रश? कलर करना। कैसे कलर करेगा भाई? अगर ये कलर है, सेलेक्ट करूं, पूरे लफ्ज को करूं या यहाँ सिर्फ क्लिक कर दूं? दोबारा बताएं। सेलेक्ट करूं, सेलेक्ट करना जरूरी है? नॉट जरूरी। आप ठीक है, आप किसी एक जगह क्लिक कर दो तब भी बात मुकम्मल है। इस रंग बिरंगी दुनिया के अंदर कहीं पर भी क्लिक कर दो, इस पूरे काम में कहीं भी क्लिक कर दो, इसका मतलब आप नीली दुनिया के अंदर ही हो। तो आप फिर जाएंगे ये ब्रश पर। ब्रश काम क्या करता है? पेंट लेता है और दीवार पे मार देता है। ये भी यही काम करेगा। इसने इस ब्लू कलर का पेन लिया, अब ये ब्रश आ गया सामने, पहले नहीं था, इसका मतलब ये एक्टिव हो गया। अब आपको जहां पर भी पेंटिंग करनी हो, आप इस पूरे काम को, अगर मैं चाहता हूं कि ये ब्लू हो जाए, यहां से शुरू करें। यहाँ अभी मैंने क्लिक छोड़ा नहीं है, जैसे क्लिक छोड़ूंगा तो यहाँ पर ये सारा ब्लू कलर आ जाएगा। तो ब्रश ने क्या किया, वहां से पेंट उठाया, दूसरी जगह पेंट कर दिया। कंट्रोल Z कर देते हैं। इस ब्रश का नाम क्या है? फॉर्मेट पेंटर। ये नाम सारे याद रखें, ये टेस्ट में आपको मदद देंगे, वरना टेस्ट फेल हो जाएगा। फॉर्मेट पेंटर, उसकी शॉर्ट की क्या है?
ALT+CTRL+C, बटनों से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ALT को कहते हैं आल्ट कह लो या अल्ट कह लो, अल्टरनेट भी कह सकते हैं इसको, लेकिन ALT अल्ट कहलाता है। प्लस कंट्रोल प्लस C, ये तीन चीज़ें एक साथ आप अप्लाई करते हो तो ये फॉर्मेट पेंटर भी लग जाता है। ट्राई करके देखते हैं। जैसे ये कलर है, मैं यहाँ चाहता हूँ अल्ट कंट्रोल और तीसरा क्या था, C। एक्टिव नहीं हुआ ये, सेलेक्ट चलें कर लेते हैं, C नहीं हुआ एक्टिव। दोबारा देख लेते हैं कौन सा है, अल्ट कंट्रोल प्लस C, अल्ट कंट्रोल प्लस V। नहीं इसको अप्लाई हो रहा, वैसे हो जाना चाहिए इसको। नहीं वैसे हो जाना चाहिए। बहरहाल आपके पास एक्टिव हो रहा है, चलो ठीक है। अब हम आपने ओवरऑल होम का टैब देख लिए। आपने सबसे पहले टैब कौन सा देखा है, फ़ॉन्ट का। मैं एक जल्दी से रिव्यू कराता हूँ, फिर मैं आपको 5 से 5 मिनट दूंगा इसकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि मुझे आइडिया हो कि आपको ये काम कितना आ गया। जल्दी से सबसे पहले हमने होम में इन फ़ॉन्ट के बारे में पढ़ा है। फ़ॉन्ट में ये बी का मतलब क्या होता है, बोल्ड करना। इस काम को आप सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद बी कर दें तो ये काम बोल्ड हो गया। दोबारा क्लिक करें, बोल्ड खत्म। आई का मतलब इटैलिक, इटैलिक का मतलब काम को टेढ़ा करना। अगर आप अपने इस काम को जूम करके देखना चाहते हैं कि कोई चीज़ छोटी नज़र नहीं आ रही, कैसे करेंगे ये जूम, लेकिन बटनों से कैसे करेंगे, माउस और बटन से। आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखो, इस माउस के बटन को जूम इन आउट करो ये, तो आप अपनी स्क्रीन का साइज बड़ा और छोटा कर सकते हैं इस तरह। कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखेंगे, ठीक है। ये जूम इन आउट हो रहा है, ये देखें आप यहाँ पर 140% हो गया। इसको मैं बढ़ा रहा हूँ तो 160, 180, 340 और मैक्सिमम कितना जाएगा, 500 पे जाएगा। आप यहाँ से भी तब्दील कर सकते हो और बटनों से भी तब्दील कर सकते हैं। मैं दोबारा से पीछे कर, स्टैंडर्ड कितना होता है, 100। गुड, ये काम। उसके बाद आपने अपने इस काम को सेलेक्ट किया, इसको अंडरलाइन करना है, यहाँ से अंडरलाइन करेंगे। अगर इस काम में आपने कंट्रोल Z स्टैरिक मार्क करना है, स्टैरिक का हो गया। फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना है, फ़ॉन्ट का साइज़ कम करना है, सारों को अपर केस बनाना है, सबको लोअर केस बनाना है, इनका कलर चेंज करना है, इस पर कोई हाईलाइट लगाना है। यहाँ से फॉर्मेटिंग, अगर आप इस काम को सेलेक्ट करते हो और आप चाहते हो कि जितनी भी फॉर्मेटिंग है ख़त्म हो जाए, ख़त्म हो गई, लेकिन हाईलाइट ख़त्म नहीं होता, वो आपको यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा। उसके बाद आपने अपने इस काम में, अपने इस पूरे काम के अंदर अगर आपने इसका स्टाइल चेंज करना है तो 3 स्टैंडर्ड मैंने आपको बताए थे। पहला नाम क्या था, एरियल ब्लैक, दूसरा नाम क्या है, टाइम न्यू रोमन, और तीसरा नाम क्या है, कैलिब्री। लिखा हुआ अभी ये जिस अंदाज में लिखा हुआ है ये सब कैलिब्री है। देखें जैसे मैं इसकी करीब लेके जाता हूँ, यहाँ करीब तो कॉर्नर में यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, कैलिब्री। इसका मतलब आपने का जो लिखने का अंदाज है वो कैलिब्री सेट है। लेकिन अगर आप इसको चेंज करते हैं, मैं इसको यहाँ से देखें स्टाइल चेंज कर रहा हूँ, एरियल ब्लैक, अभी मैंने क्लिक नहीं किया लेकिन एरियल ब्लैक का स्टाइल आ गया। एरियल ब्लैक लिखने वाले कामों में नहीं होता, इतना बोल्ड काम नहीं दिखाया जाता। आप ज़्यादातर क्या रख सकते हो, टाइम न्यू रोमन, ये थोड़ा सा मज़ीद स्टाइलिश है। देखें इस काम में और इस काम में फ़र्क है। मैंने आपको बताया था जब आप अपनी सीवी बनाते हैं तो सीवी में जो लिखने का अंदाज रखना वो कौन सा रखना, टाइम न्यू रोमन। लेकिन ये टीचर टू टीचर वेरी करता है, कोई टीचर आपको कहेगा कैलिब्री में रखो, कोई एरियल ब्लैक में भी रखवा सकता है, बट मैंने देखा ज़्यादातर सीवीओ में टाइम न्यू रोमन में लिखा होता है, लुक अच्छा आता है। ओके, उसके बाद आपने इस पॉइंट का, ये हो गया फॉन्ट का। पैराग्राफ में आपने ये पहला नाम क्या था, बुलेट। बुलेट का मतलब क्या होता है, गोली नहीं, पॉइंट्स देना, डॉटेड देना। इस काम से पहले आप देखो डॉट आगे लिखा हुआ, क्लिक करते हैं, क्लिक हटा दो, डॉट खत्म। इसका मतलब क्या है, नंबरिंग देना। क्लिक करता हूँ, नंबरिंग आ गई। अगर मैं इस पर यहाँ एंटर करूँगा तो अगला नंबर 2 आ जाएगा, फिर एंटर अगला नंबर 3, तो ये नंबरिंग ऑटोमेटिक आती जाएगी। आप इसको हटा दें यहाँ से,
जब आप नंबरिंग पे क्लिक करेंगे तो नंबरिंग शो होगा। आप इस काम को सिलेक्ट करें और ये नंबरिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो नंबरिंग खत्म। क्लिक करते हो अप्लाई होता है, क्लिक करते हो अप्लाई खत्म हो जाता है। इसका मतलब होता है इंडेंट, IN, ये मैंने आपसे जिक्र नहीं किया था, अभी बता देते हैं। इसका मतलब होता है इंडेंट करना। इसकी जो डायग्राम बनी है उसी से हमें अंदाजा हो रहा है, एरो उस तरफ है, एक में एरो इस तरफ है। क्या मतलब हो सकता है बगैर बताए अंदाजा करें। इंडेंट का मतलब क्या हो सकता है, पैराग्राफ को मूव करना है, पहले से सब पता है शेहू है। अरे वाह भाई वाह। तो ये देखें आपका पैराग्राफ आगे मूव कर रहा है, अगर यहाँ करते हैं तो पैराग्राफ पीछे मूव कर रहा है। ये होता है जब आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, तो कुछ काम आगे करके लिखना होता है, जैसे डियर सर, डियर मैडम, उसके नीचे ही आपने अगला काम, तो आप अपने पैराग्राफ को फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं यहाँ से एज पर योर रिक्वायरमेंट। नॉर्मली हम इसी स्टैंडर्ड पे कर रहे होते हैं। ये कहलाता है पैराग्राफ मार्क। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती बट पता होना चाहिए। आप देखें आपके सारे काम में जहाँ जहाँ पैराग्राफ शुरू हो रहा है, जहाँ ख़त्म हो रहा है, वहाँ पर ये निशान आ गया, मार्किंग कहलाती है, बट इसको हम अप्लाई नहीं करते। पैराग्राफ हो गया। स्टाइल में क्या करते हैं, आप टाइटल बनाते हैं, सब टाइटल, हेडिंग 1, हेडिंग 2, ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैंची का मतलब कट करना, नीचे वाले का मतलब कॉपी करना, और ब्रश का मतलब है फॉर्मेट पेंटर, अपने कलर को किसी दूसरी जगह। अच्छा, कलर में और कॉपी में फ़र्क होता है। कलर सिर्फ कलर को कॉपी करता है, लिखे हुए काम को चेंज नहीं करता। ठीक है। अब आप तमाम स्टूडेंट सबसे पहले एक नॉर्मल टेक्स्ट को अप्लाई करके बताएं कि एक नॉर्मल टेक्स्ट आता कैसे वर्ड में। जैसे मैं इस काम को सेलेक्ट करूं, ख़त्म करूं, अभी मुझे टेक्स्ट चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा, इक्वल RAND ब्रैकेट लेफ्ट राइट पैराग्राफ आ गया। ज़रा सारे अप्लाई करें और इन तमाम फ़ॉन्ट को अप्लाई करके बताएं। फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, क्लिपबोर्ड, एडिटिंग। चलें स्टार्ट करें। आप भी थोड़ा बहुत ट्राई करें जितना हो सके और तरतीब से कीजिएगा। आगे पीछे जितने ब्लर होंगे तो वो आप कंफ्यूज हो जाओगे। स्टेप बाय स्टेप करोगे सही समझ में आएगा।